हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला कहते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन को। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में हमने देखा हुआ है कि किस तरीके से कोई भी दो आकाशीय पिंड हो या कोई दो द्रव्यमान हो, वो हमेशा ही एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक आकर्षण बल लगाते हैं, और उसी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस चैप्टर में हमने और भी देखा कि किस तरीके से पृथ्वी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जो पृथ्वी के ही नजदीक हो उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, और किस प्रकार से अगर किसी सैटेलाइट को, किसी उपग्रह को अगर हम छोड़ते हैं पृथ्वी की कक्षा में तो किस तरीके से घूर्णन करता है। अब घूर्णन करते समय जिस उपग्रह को, जिस कृत्रिम उपग्रह को हमने छोड़ा है, उसकी मुझे कक्षीय चाल भी चाहिए होगी कि क्या वेलोसिटी होगी, किस वेग से चलेगा। परिभ्रमण काल भी निकालना पड़ेगी कि कितनी देर में एक बार पृथ्वी के चक्कर लगा लेंगे। एंड उसके साथ साथ हम एक और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध। मतलब जो हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी है और जो एस्केप वेलोसिटी है, वह वेग जिससे किसी वस्तु को थ्रो कर दिया जाए, फेंक दिया जाए तो गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ही चला जाए उसमें, और अगर उसको एक कक्षा में घूमनी है तो उसके चाल में क्या डिफरेंसेस होंगे या क्या सिमिलरिटीज होंगी, ये डिस्कस करने वाले हम इस सेशन में। तो फटाफट से इस सेशन को शुरू कर लेते हैं एंड सबसे पहले डिस्कस करते हैं उपग्रहों की कक्षीय चाल के बारे में। तो हम ऐसा देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी सैटेलाइट होगा, कोई उपग्रह जैसे कि हमें पता है कि ग्रह के परितः कोई भी पिंड अगर भ्रमण करता है, अगर उसका घूर्णन करता है तो उसको उपग्रह कहेंगे। ग्रह के परितः घूमने वाले सभी खगोलीय पिंडों को हम उपग्रह के दर्जा दे सकते हैं। लेकिन पॉइंट यह है कि ये उपग्रह दो तरीके के थे, एक हमारा नेचुरल था और एक हमारा आर्टिफिशियल था। नेचुरल मतलब जैसे पृथ्वी के परितः चंद्रमा परिक्रमा करना, मतलब वो नेचुरल सैटेलाइट है हमारी पृथ्वी की। लेकिन हम कई संचार उपग्रह भेजते हैं, जियो स्टेशनरी उपग्रह है हमारा, पोलार सैटेलाइट्स अवेलेबल है। ये सब सैटेलाइट्स, ये सब उपग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमने मतलब पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने डिजाइन किए, बनाए और खुद के पर्पस के लिए इसको ले जा करके पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया। तो जिस तरीके से चांद पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से ये ग्रह भी परिक्रमा करते हैं। अब इनको अगर परिक्रमा कराना है तो मुझे पता है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूं तो प्रोजेक्टाइल मोशन करके गिर जाता है। क्या होता है भाई? मैं कहता हूं कि अगर मैंने यहां पर एक सर्टेन हाइट पे चढ़ जाता हूं, ये इतनी हाइट पे चल गया, और यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंक दिया, तो जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा मुझे पता है कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा सीधे तो जाएगा नहीं, ये क्या करेगा भाई? तो ये परवलयाकार पथ पे चल करके नीचे गिर जाएगा। मैंने कहा एक काम करो, थोड़ी और वेलोसिटी बढ़ा दो, तो बढ़ा दी लो, थोड़ी दूर और जाकर के गिर गया। मैंने कहा और बढ़ाओ ना, और नीचे आकर के। बोले और बढ़ाओ ना भैया, ताकत खत्म हो गई क्या? तो बोले नहीं, अब ये गिरा, लो गिरा। लेकिन ये अगर आप देखोगे तो हर जगह पे ये पता लगा ऐसा हो गया। ये क्या हुआ? तो ये हुआ इतनी सी बात कि ये जितना नीचे की तरफ ये गिरा, पृथ्वी का कर्व भी उतना ही घूम गया। तो यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये हर बार ये गिरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाया क्या कि हर बार इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रह गई वो सेम ही रह गई। मतलब क्या? ये गिर ही नहीं पाया, चला था तो गिरने ही। ये रही, इसके लिए टेंजेंट बना देता हूं, ये रही इस डायरेक्शन में मैंने इसको फेंका था, है ना, और इसके बाद ये क्या होने लग गया? तो ये दिख रहा है कि ये पृथ्वी और इसके बीच की जो दूरी है उसको कम ही नहीं कर पा रहा है। क्यों कम नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जितना कर्व, जितना आर्क पृथ्वी की घूम रही है उतना ही ये नीचे गिरा। ये भी तो परवलय, मुझे ये बात तो पता ही ना कि हमेशा ये परवलयाकार पथ पे गिरता है। इसको हटा दूं तो ये हटा दिया, मतलब ये क्या दिख रहा है? ये एक ऑर्बिट बन गया ना, ये एक कक्षक बन गया ना, जिसमें क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। तो यहां पे मुझे बात समझ में आती है कि ये तो गिरने ही जा रहा था,
ये अपने परवलयाकार पथ पे चल करके गिर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक प्रक्षेप पे हो तो हमेशा ये परवलयाकार पथ पे चल करके गिरता है। लेकिन यहां पर नहीं गिरने का कारण बना क्या कि भैया जितना गिरा उतना ही पृथ्वी की आर्क भी कम हो गई, अर्थात ये अब क्या करेगा, ये इसके अराउंड परिभ्रमण करना शुरू कर देगा। तो मतलब ये जो पिंड, एक पिंड बनाता हूं ऐसे ही, ये एक पिंड है, अब ये पिंड इसके परितः परिभ्रमण करना शुरू कर दिया। तो मुझे बात समझ में आई कि ये तो रही पृथ्वी की केंद्र से एक त्रिज्या, पृथ्वी की केंद्र से यहां तक में एक क्या कहलाएगी, ये त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या है ना, और ये एक सर्टेन हाइट भी है। तो मतलब ये केंद्र से यहां तक की पूरी दूरी अगर देखें तो ये r है और ये h है। तो हमने कहा कि ये कंप्लीट हाइट यहां से यहां तक की, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और स्मॉल r जो होगा वो r प्लस h के बराबर होगा। मतलब ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है प्लस पृथ्वी की जो त्रिज्या है प्लस जो ऊंचाई हमने यहां पे कंसीडर करी है, वो ऊंचाई इन दोनों का सबमिशन है, दोनों का एडिशन है, जिससे कि ये पूरा फ्रेम होने वाला है। तो एक पॉइंट और समझ में आई कि भैया आपने यहां पे फेंका था तो नहीं गिरा, ये भी फेंका तो नहीं घुमा, ये भी फेंका तो नहीं घुमा, और ये फेंका तो घूमना शुरू हो गया। तो ये वो वेलोसिटी कितनी होगी, कौन होगा ये, तो इसी को कहते हैं हम कक्षीय चाल। वह न्यूनतम चाल, वह न्यूनतम वेलोसिटी जिससे किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली क्षैतिजतः फेंकने के बाद वो इस पिंड का परिभ्रमण करना शुरू कर दे। आई रिपीट कि वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो वो इस पिंड के परितः एक अक्ष पर, एक कक्ष में जाकर के क्या करने लगे भाई, चक्कर लगाने लगे। तो इसी चाल को, इसी वेग को हम कहते हैं क्या, उपग्रह की कक्षीय चाल। इसको क्या कहते हैं, इसको कक्षक कहते हैं। ये जो घूम रहा है जिस रास्ते पे, इसको हमने कक्षक कह दिया। तो ये जो चाल होगा इसको क्या कहेंगे, कक्षीय चाल कहेंगे। सिंपल, क्वाइट सिंपल। चलिए आते हैं हम जरा करते हैं बात। तो कह रहे हैं पृथ्वी के परितः किसी निश्चित कक्ष में किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को उसकी कक्षीय चाल कहते हैं। इसे VO से प्रदर्शित करते हैं। O मतलब ऑर्बिटल, है ना। ये VO लिखने का मतलब है कि ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या है भैया, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, चलिए, या फिर ऐसा कह लूं कि पृथ्वी के परितः किसी निश्चित कक्ष में कोई उपग्रह जिस चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसकी अक्षीय चाल, उसकी कक्षीय चाल कहलाती है। ये होता वैसे V0 इक्वल्स टू R अंडर रूट ऑफ G अपॉन R प्लस H, लेकिन कैसे होता है सवाल ये है ना। मुद्दा यह है कि ऐसा कैसे होता है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम इसको डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं यहां पर कि ये हमारी पृथ्वी हुई। ये कौन है, हमारी पृथ्वी है जिसका m द्रव्यमान है और r पृथ्वी की ये त्रिज्या है। h हाइट पर क्या रखा गया, एक ऑब्जेक्ट है। h हाइट पर एक ऑब्जेक्ट, ये m मास का एक दूसरा द्रव्यमान है जो आप कह सकते हैं उपग्रह है, जिसको मुझे लॉन्च करना है। तो मैं इसके लिए एक वेलोसिटी जिसको मैं कह रहा हूं VO, ऑर्बिटल वेलोसिटी दूंगा, जिसके कारण ये जो डॉटेड बना हुआ है इस कक्ष में वो चक्कर लगाना प्रारंभ कर देगा। तो इसके लिए मैं लिखता हूं, माना पृथ्वी की त्रिज्या R तथा द्रव्यमान कितना है भैया, द्रव्यमान m है। त्रिज्या R है, द्रव्यमान m है। इससे h ऊंचाई पर एक स्मॉल m, है ना, स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह कक्ष में स्थापित करने के लिए कक्ष में स्थापित करने पर, ऐसा लिख लेता हूं, कक्ष में स्थापित करने पर उस पर लगने वाला
क्या होगा अगर ये गोल घूमेगा तो इस पे केंद्र की तरफ, जैसे मान लीजिए इसकी स्थिति यहां पर भी आ गई, तो ये इस पे क्या होगा, एक सेंट्रिपिटल फोर्स इस पे काम कर रहा होगा, एक अभिकेंद्रीय बल इसको खींच रहा होगा जिसके कारण ये घूम रहा है। क्योंकि हमने सैटेलाइट का सिद्धांत भी यही देखा है, उपग्रह का सिद्धांत यही कहता है कि जितनी भी आवश्यक गतिज ऊर्जा इसको प्राप्त करनी है उसके लिए जो बल लगाने का काम करता है, वो बल लगाने का काम कौन करता है भैया, ये V0 ही, वो बल लगाने का काम कौन करता है, तो गुरुत्वीय बल ही करता है। ये पिंड जिसके परितः इसको घूमना है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है यही इसके ऊपर काम कर रहा होगा। तो मैं कह देता हूं कि उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसके अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा, उसके अभिकेंद्रीय बल के, उसके अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। ठीक, तो इस पे जो बल लग रहा है, जो F लग रहा है, मैं उसकी बात करूं तो F इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं क्या, mv0 स्क्वायर अपॉन r। ये क्या है भैया, v0 स्क्वायर अपॉन r, तो ये है यहां पर इधर साइड में लिख देते हैं, m वस्तु का द्रव्यमान, r जो है ना, r जो है उसकी भी बात कर लेता हूं, तो r जो है वो है r प्लस एच। r प्लस एच जो ये यहां से यहां तक की जो ये पूरी डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस को मैं स्मॉल r से डिनोट कर लेता हूं क्योंकि इसी पर घूमने वाला है। तो हमें पता है अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो होता है mv स्क्वायर अपॉन r। vo जो लिखा हुआ है ये अभी चर्चा हो ही चुकी है हमारी कि ये है हमारा क्या भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये कौन है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, या इसको कहते हैं तो क्या कह सकते हैं, ये है कक्षीय चाल। अब हो गई बात, ये तो हो गया मेरा फोर्स का मान जिसके कारण भैया इसके ऊपर जो गुरुत्वीय बल काम कर रहा है, अब उसको और कैलकुलेट कर लेता हूं। ये तो अभिकेंद्रीय बल हो गया, अब गुरुत्वीय बल की बात करते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल, इसको लिख भी देता हूं, अभिकेंद्रीय बल FC कर देता हूं। ठीक, इसी प्रकार पिंड पर गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल इसके ऊपर कितना काम कर रहा होगा भाई, मैं इसको F सिंपली F से लिख लूं तो कितना काम कर रहा होगा इसके ऊपर गुरुत्वीय बल, तो इसके ऊपर गुरुत्वीय बल जो होता है वो होता है GMM अपॉन r स्क्वायर। ये दोनों के बीच के डिस्टेंस r प्लस h है ना, ये r रेडियस है और h हाइट है, तो r स्क्वायर। ठीक है, तो दो इक्वेशंस मिल गए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लेता हूं, मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कहता हूं। आपको क्या दिख रहा है, जो यहां पर हमने एक स्टेटमेंट लिखी है कि गुरुत्वाकर्षण बल उसके अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा, यानी ये FC और ये F, ये दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों ही अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं अगले पेज पे। मैं कहता हूं चूंकि उपग्रह के सिद्धांत से क्या कहते हैं भाई, कि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जिसके लिए वो घूमे वो अभिकेंद्रीय बल चाहिए, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल सदैव ही बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण बल के। ये बराबर होता है किसके, गुरुत्वाकर्षण बल के। तो मतलब मैं कह सकता हूं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ये दोनों समीकरण ने यही चीजें तो बताई ना कि भैया जो FC है mv0 स्क्वायर अपॉन r, ये बराबर है किसके, GMM अपॉन r स्क्वायर के। अब यहां से v0 स्क्वायर चाहिए, तो v0 स्क्वायर इजीली मिल गया, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो गया। मैं कहता हूं यहां पर v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया g, ये m से ये m कैंसिल कर दूं, है ना, तो ये gm, ठीक है, gm इंटू ये r ऊपर चला गया और ये r स्क्वायर नीचे है ही है, ये एक r से एक r भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब v0 की वैल्यू कितनी आ गई, gm अपॉन r।
कितनी आ गई, gm अपॉन आर। नो डाउट जो मैंने यहां पर आपके लिए ये सिंपली लिखा हुआ है इसको ऐसे कट नहीं करते भाई, है ना, पेपर वेपर में नहीं कर सकते। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए तो कर भी रहा हूं, लेकिन आप ऐसा पेपर वेपर में बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, कि ऐसे ऐसे उठा करके ऐसा काट दिया, वो नीचे ले जाकर के ही काटते। क्या ठीक है, वी नॉट की वैल्यू आपको मिल गई वी नॉट की वैल्यू मुझे मिल गई क्या, gm अपॉन में r। कुछ बातें तो डायरेक्टली यहां से तय हो जाती हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम इसमें है ना थोड़ी सी सब्र रखते हैं। हम कह देते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह, अच्छा फर्स्ट तो हो ही चुका है, इसको कुछ और नाम देता हूं, इसको ए कह देता हूं, समीकरण नंबर ए। मैं क्या बोलता हूं, ये जीएम क्या रिप्लेसेबल है क्या, इस जीएम को रिप्लेस करके ले आऊं क्या, चलिए ना देखते हैं। चूंकि स्मॉल जी जो होता है वो होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो कैन वी रिटर्न एज दिस जीएम विच इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो मैं कह सकता हूं अतः, मैं यहां पे ऐसा कह सकता हूं ना, अतः क्या करूं, इस जीएम को रिप्लेस कर देता हूं। तो मैं कहता हूं देखिए, अतः वी नॉट इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, कुछ मिस्टेक है, हाँ बिल्कुल है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। ये वी नॉट स्क्वायर चल रहा है ना भाई, वी नॉट स्क्वायर चल रहा है भाई, ठीक है ना, वी नॉट स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली ये v इक्वल्स टू ये अंडर रूट ऑफ दिस मच, ये रहा, ये अंडर रूट ऑफ दिस मच, अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर। ठीक है, अभी मामला ठीक है। अभी मैं क्या कहता हूं, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो अभी एक आर से आर तो कैंसिल ही हो गया, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, तो वी नॉट की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ जी आर। इसको इक्वेशन नंबर बी कह देता हूं, ऊपर ए दिया है, नीचे एक बी कह लेता हूं, और एक इक्वेशन बनाता हूं, एक और। अगली कहानी कुछ मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि ये आर भी मैं नहीं पहचानता हूं इस आर को। अगर इस आर की अगर आप बात करते हैं, चूंकि ये जो स्मॉल आर है ये तो आर प्लस एच था ना, ये स्मॉल आर जो था आर प्लस एच था, तो भैया बिल्कुल यहां पर आर प्लस एच। अगर मैं यहां से लिखना शुरू कर देता हूं मैं इसी फॉर्म में, तो वी नॉट इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन में ए में लिख रहा हूं, है ना, जीएम अपॉन आर की जगह पे। तो मुझे यहां से देखिए, ये तो एक काम करता है, यहां से ले लेता हूं मैं, यहां से अगर मैं लिखूं इन सभी को, तो भैया जी आर स्क्वायर की जगह पर रख दीजिए आर प्लस एच का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। एक आर प्लस एच से आर प्लस एच कट गया, वी नॉट कितना बच गया, तो अंडर रूट ऑफ जी आर प्लस एच। एक तो ये फॉर्म मिल गया, एक तो ये फॉर्म मिला, इसके अलावा क्या मिलेगा, तो एक फॉर्म और मिल जाएगा, वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर की जगह पे हमने रखा क्या, आर प्लस एच। ठीक है, आर की जगह पे क्या रखा, आर प्लस एच, और इस जीएम की जगह पर हमने अगर रख दिया है जी आर एच प्लस एच, मतलब ये जो जीएम की जगह पे जी आर स्क्वायर अपॉन आर जो निकाल करके ले आ रहे थे, तो ये जी आर स्क्वायर लिख लेता हूं, तो मैं लिखता हूं जी आर प्लस एच का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, अब अगर मैं इसी टर्म को आगे की तरफ ऐसा लिखूं कि यदि अगर मान लिया जाए कि सैटेलाइट बहुत दूर नहीं है, क्या है, सैटेलाइट बहुत दूर नहीं है, मैं ऐसा लिखता हूं, यदि उपग्रह पृथ्वी की त्रिज्या की अपेक्षा, है ना, पृथ्वी की त्रिज्या के अपेक्षा बहुत कम दूरी पर हो। ठीक है, ज्यादा दूरी पर नहीं है, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि R प्लस एच जो है इसको लगभग अगर मान लिया जाए कि ये R के बराबर हो जाए, यानी ये जो यहां पर था ये H R के कंपैरिजन में कैसा, बहुत छोटा मान लिया जाए, तो मैं कह देता हूं कि ये लगभग किसके बराबर हो जाए, R के बराबर। अगर ये R के बराबर हो गया तो V नॉट की वैल्यू जो अंडर रूट ऑफ निकल करके आई थी हमारी
जी आर स्क्वायर अपॉन में आर, इस फॉर्म को अगर मैं बरकरार रखूं तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये हो गया अंडर रूट ऑफ जी आर प्लस एच का स्क्वायर अपॉन, अच्छा अब तो आर ही बचा है ना, आर का स्क्वायर अपॉन में नीचे भाई मिल जाएगा आपको आर, एक आर से आर कैंसिल हुआ, वी नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी आर। ठीक है, ये मिल जाएगा वी नॉट अंडर रूट ऑफ जी आर। ठीक है, तो यहां से हमें इसके पूरे फैक्टर्स समझ में आते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करता हूं, मैं इसी प्रकार से लिख लेता हूं कि अगर मैं g की वैल्यू को, है ना, जो मुझे यहां पर मिल रहा था वी नॉट, ये जो मुझे यहां पर वैल्यू मिली हुई है वी नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, मैं इसको लिखूं वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन में आर। ठीक है, तो देखिए चूंकि स्मॉल जी की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर के। अब इसको उठा करके यहां पर रखूंगा तो जी एम इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, जी आर स्क्वायर। यहां पर रख करके देखिए तो वी नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इस जी एम की जगह पर इसको रखिए, क्या मिलेगा, जी आर स्क्वायर अपॉन, इस आर स्क्वायर की जगह पर अगर नीचे आर है बेसिकली, इस आर की जगह पर अगर मैं रखूं तो ये रखता हूं मैं क्या है, आर प्लस एच। तो आर स्क्वायर के एक आर तो कॉमन आ गया, मतलब ये आर बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा भैया, तो अंडर रूट ऑफ जी अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, अंडर रूट ऑफ जी अपॉन आर प्लस एच। और पृथ्वी के नजदीक, पृथ्वी के नजदीक, पृथ्वी के नजदीक क्या होगा भाई, तो मैं कहता हूं ये आर प्लस एच को हमने कंसीडर किया ना अभी आर के बराबर, तो उठा करके रख दीजिए यहां पर, क्या मिल गया, वी नॉट इक्वल्स टू आर अंडर रूट ऑफ जी अपॉन आर, या फिर फर्दर लिखेंगे तो आर को अंदर खोल दीजिए तो ये जी आर स्क्वायर अपॉन में आर, मतलब अंडर रूट ऑफ जी आर, यानी वी नॉट की वैल्यू मिल गई अंडर रूट ऑफ जी आर। तो पॉइंट क्लियर हो गई कि मुझे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी मिली वो वी नॉट इक्वल्स टू आर अंडर रूट ऑफ जी अपॉन आर प्लस एच। और अगर डायरेक्टली निकालते हैं, अगर बहुत ज्यादा पृथ्वी के करीब है तो उस समय एच को नगण्य मान सकते हैं, तब अंडर रूट ऑफ जी आर। तो यहां पर ये फैक्टर अब क्लियर हो गया कि ये वी नॉट की वैल्यू क्या आती है, आर अंडर रूट ऑफ जी अपॉन आर प्लस एच। और पृथ्वी के नजदीक होने पर, पृथ्वी के नजदीक होने पर, पृथ्वी के नजदीक कितना भी है, तो पृथ्वी के नजदीक अंडर रूट ऑफ जी आर। खत्म हो गई बात। तो मतलब कुछ बातें यहां से देखने को आ रही है कि यहां पर ये जो पृथ्वी के नजदीक जितने उपग्रह हैं उसमें जो द्रव्यमान है उस उपग्रह का, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। यहां पे आपको कोई भी द्रव्यमान का कोई रोल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहां पे द्रव्यमान का कोई रोल दिख रहा है क्या, है नहीं दिख रहा है। किसका भाई, सैटेलाइट, मतलब इस स्मॉल एम का तो कोई रोल ही नहीं है। तो चलिए जरा इसके फैक्टर्स देखते हैं, क्या क्या बातें हम इससे निर्धारित कर सकते हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है, पहला कि उपग्रह की कक्षीय चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है ना। ये जो हमारे पास में निकल के आया है वैल्यू वी नॉट इक्वल्स टू आर अंडर रूट ऑफ जी अपॉन आर प्लस एच, है ना, और एक वी नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी आर। ये स्पेशल केस है भाई, ये बहुत ज्यादा नजदीक होने पर है, जहां पर एच की उपेक्षा की जाती है वहां पर है। तो इन दोनों में ही मुझे देखने को मिल रहा है, स्मॉल एम तो नहीं है। अच्छा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट दिख रहा है तो मैं इसको भी लिख देता हूं, ये क्या होता है, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ये भी मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंडेंट है। ये जी स्मॉल जी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द प्लैनेट। मतलब ये जो है ये डिपेंडेंट है ही नहीं जी किसके ऊपर भाई, द्रव्यमान के ऊपर, किसके, पिंड के। मतलब आप भारी उपग्रह को घुमाओ या फिर आप हल्के उपग्रह को घुमाओ, फर्क नहीं पड़ता, आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी ही देनी होगी। यानी ज्यादा द्रव्यमान हो कम द्रव्यमान हो, वेलोसिटी उतनी होगी। हां, फर्क पड़ता है ना, हाइट से फर्क पड़ता है। हाइट जैसे जैसे चेंज करेंगे मुझे देखने को मिलेगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर जैसे यहां पर पृथ्वी है, पृथ्वी के अराउंड घुमाना है तो रेडियस अलग है,
और अगर इसको मैंने बदल करके मून कर दिया, मून के परितः, हालांकि मून के परितः क्यों घुमाए, मैं मार्स के परितः घुमा लेता हूं। अगर मैं मार्स के परितः ले जा रहा हूं, मंगल ग्रह के परितः ले जा रहा हूं, तो वहां पर रेडियस का मान चेंज हो जाएगा, वहां पर जी का मान चेंज हो जाएगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी बदल जाएगी। लेकिन पृथ्वी के केस में एक ही हाइट पे कितने भी द्रव्यमान के हो आपके पास में सैटेलाइट, 4 सैटेलाइट अलग अलग द्रव्यमान के भी हो, लेकिन हाइट अगर सेम है, पृथ्वी पर है, तो मतलब उन सबकी ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम होने वाली है। तो यहां पर पिक्चर क्लियर होगी कि स्पष्ट है कि यदि एक ही कक्ष में विभिन्न द्रव्यमान के उपग्रह परिक्रमा कर रहे हो तो संपूर्ण उपग्रह की कक्षीय चाल समान होगी। हाइट सेम है, द्रव्यमान अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी सेम होने वाली है। अगले फैक्टर पे आते हैं। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है, क्योंकि हमने देखा वी नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√r + h, मतलब जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, कक्षीय चाल है, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है भाई √, के r मतलब पृथ्वी के त्रिज्या और h मतलब हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब जितनी ऊंचाई हो हमारे पृथ्वी की सतह से उस हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर बात समझ में आ गई कि उपग्रह की कक्षा की ऊंचाई बढ़ाने से कक्षीय चाल कम होने लगती है। जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे ना, वैसे वैसे कक्षीय चाल कम होने लगती है, और जैसे जैसे उसको हम पृथ्वी के संपर्क में लाएंगे वैसे वैसे कक्षीय चाल बढ़ने लगती है। मतलब बहुत ज्यादा करीब, अगर बहुत ज्यादा करीब पृथ्वी के एक सैटेलाइट को अगर आपको मूव कराना है, घुमाना है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन हाइट बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना हाइट के। तो V0 जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के। हाइट चेंज करने पे हमारा देखने को मिल रहा है कि कक्षीय चाल भी चेंज हो रही है। पृथ्वी तल के अगर समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की कक्षीय चाल लगभग 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये कैसे फिक्स कर लिया? तो मैंने कहा ना अभी कि ये जो होता है फॉर्मूला V0 = √GR। अगर मैं पृथ्वी तल के संपर्क में हूं, पृथ्वी तल के समीप, तो तल के समीप क्या कह सकते भाई? तो आप कहोगे G की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आपसे कहता हूं कि इस R की वैल्यू बताइए, तो ये 6.4 है ना, 64,000 होता भैया किलोमीटर, है ना। अगर इसको सबको उठा करके रख देंगे तो आप क्या रखेंगे? V0 = √G मतलब 9.8। इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए तो 6.4 × 10⁶, ठीक है, 6.4 × 10⁶। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये बिल्कुल इसी के बराबर आता है 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पृथ्वी के करीब जो होंगे, बहुत करीब जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा हाइट नहीं है हमारे रेडियस के कंपैरिजन में, वो 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से थ्रो कर दी जाती है और वो एक ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देती है। ठीक है, चलिए आते हैं जरा हम अगले पॉइंट पे। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करती है। क्यों भाई? क्योंकि हमने देखा ना G और R के ऊपर निर्भरता है इसकी। तो G और R के ऊपर निर्भरता है, इसका मतलब G जो होता है ये होता ही Gm/r² है। खैर यहां पे जो ये मास है, ये मास ऑफ क्या है? ग्रह। ये मास किसका है? ये द्रव्यमान किसका है? ग्रह का है भाई। ठीक, चलिए तो यहां तक की पिक्चर हमारी क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं हम, जरा हम बात कर लेते हैं अब उपग्रह की परिक्रमण काल की। परिक्रमण काल से मतलब क्या है भाई? कि एक बार सैटेलाइट कितनी देर में परिक्रमा पूरी कर लेगा, एक पूरी परिक्रमा करने में कितना टाइम लगने वाला, हम इसकी कैलकुलेशन करने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम जरा इसको। किसी उपग्रह को, है ना, किसी उपग्रह को ग्रह के परितः एक परिक्रमण करने में जितना समय लगता है उस उपग्रह का परिक्रमण काल कहता है। इसे T से प्रदर्शित करते हैं और ये रहा इसका फॉर्म, है ना, ये रहा इसका फॉर्म। इतना मुझे कैलकुलेट करके देना। तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि जो अभी हमने कंडीशंस लेट करी थी इसी तरीके की कंडीशन बना लेते हैं। क्या कंडीशन थी भाई? तो हमारी कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि ये रही हमारी पृथ्वी और इस पृथ्वी के परितः घूमने के लिए ये रहा क्या? ऑर्बिट। इसमें इसको क्या करना है? घूमना है। ठीक है, यहां पर हमने कह दिया कि भैया ये रही हमारी रेडियस
ठीक है, ये रही हमारी यहां से सेंटर से ये हो गई हमारी रेडियस, और अगर यहीं से कंसीडर कर लूं तो ये यहां तक की टोटल डिस्टेंस r प्लस एच, मतलब स्मॉल r से डिनोट कर रहे थे, है ना। ये इतने को मैं कहता हूं कि ये रही मेरी कंप्लीटली क्या रेडियस, कैपिटल R से डिनोट कर रहे थे। ये पूरा ये जो हाइट है यहां से यहां तक का, इस हाइट को मैंने h कहा हुआ है, तो ये कंप्लीट यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हमने कहा हुआ है कि ये स्मॉल r है, जहां पर स्मॉल r r प्लस एच के बराबर है। इतनी बात तो आप समझ में आना शुरू हो गई है। मैंने यहां पर इसको एक ऑर्बिटल वेलोसिटी दी हुई है, यहां पर एक m द्रव्यमान का सैटेलाइट है जिसको एक ऑर्बिटल वेलोसिटी vo इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी दिया है, और ये जो मेरा सैटेलाइट है इसकी द्रव्यमान m है। तो मैं फिर से कहता हूं किसके लिए भाई पूरा काम कर रहे हैं, तो ये पूरा काम हम कर रहे हैं परिक्रमण काल के लिए। ये पूरा काम किसके लिए चल रहा है, परिक्रमण काल। चलिए, तो मैं कहता हूं कि माना m द्रव्यमान का उपग्रह, इसकी अब चर्चा हो चुकी कि वी नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी से वो परिक्रमण कर रहा है उपग्रह, वी नॉट कक्षीय चाल से परिक्रमा कर रहा है। तब r त्रिज्या वाले पृथ्वी को r त्रिज्या के कक्षीय, है ना, r त्रिज्या के कक्षीय पथ पर, ठीक है, विनॉट वेग से गमन करता है। कक्षीय पथ पर विनॉट वेग से परिक्रमा कर रहा है। मतलब एक बात समझ में आ रही है कि वेग बराबर होता है क्या भाई, तो होता है हमारा कंप्लीटली जो दूरी चलने वाला है, तो डायरेक्टली लिखता हूं, है ना। मैं कहता हूं वी नॉट जो होगा वो कितना होगा, 2 पाई r अपॉन में t। t इज द टाइम पीरियड, r जो है वो r प्लस एच है, रेडियस प्लस हाइट। तो मैं ये कहता हूं वी नॉट जो है 2 पाई r अपॉन में t है, तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो आप कहोगे 2 पाई r अपॉन में वी नॉट के बराबर, 2 पाई r अपॉन वी नॉट के बराबर। मैं इसको कहता हूं कि यहां पर इसको समीकरण 1 ले लेता हूं। इस वी नॉट की वैल्यू अगर मैं पुटअप करता हूं कहां से भाई, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से जो अभी हमने निकाली है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, चलिए क्या लिख सकता हूं भाई, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं यहां पर कि वी नॉट इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ GM अपॉन R। तो इसको t की वैल्यू रख लेते हैं 2 पाई r अपॉन वी नॉट, इसकी जगह पर रखना तो मुझे रख देता हूं मैं 2 पाई r अपॉन, इस वी नॉट की जगह पे अगर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा GM अपॉन R। अब अगर मैं ऐसा कहता हूं कि इस t इक्वल्स टू 2 पाई को यहीं रहने दीजिए, इसको अंदर ले लेते हैं, पूरे का अगर अंडर रूट लगा दूं तो ये r अगर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो r स्क्वायर होगा, क्योंकि बाहर आया तो r है, अंदर जाएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा। ये GM अपॉन R, ये नीचे वाला r ऊपर उठ करके जब जाएगा तो t इक्वल्स टू कितना बन जाएगा भाई, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये हो गया r क्यूब अपॉन GM, ठीक है, कितना हो गया r क्यूब अपॉन GM। तो एक तो फॉर्मेट इसको बना लीजिए, a कह देता हूं मैं अब इसको। अब इसी प्रकार मैं आगे बढ़ूं और अगर लिखता हूं कि भाई ये जो GM है ना, इसको गुरुत्वीय त्वरण से रिप्लेस कर देता हूं, चूंकि
स्मॉल g इज इक्वल टू होता है हमारा gm अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं यहां पर gm लिखना चाहता हूं तो ये होगा g r स्क्वायर। अगर इसको यहां पर ले आकर के रिप्लेस कर दूं तो मुझे मिल गया t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ सॉरी ये तो स्मॉल r क्यूब है अपॉन नीचे क्या हो गया भाई, तो gm की जगह जी आर स्क्वायर, इस gm की जगह जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर। अब अगर यहां से चाहें तो t इक्वल्स टू 2 पाई, एक r को यहां पे बाहर भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसके अंदर में हम फैक्टर्स को रख सकते हैं। तो देखिए मैं यहां पर एक r को उठा करके बाहर कर देता हूं तो 2 पाई अपॉन r अंडर रूट ऑफ r क्यूब अपॉन में g, ये एक फॉर्म बन गया, इसको इक्वेशन नंबर बी कह लेता हूं। इसी तरीके से मैं अगर इस r को रख दूं, क्यों रख दूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्मॉल r अल्टीमेटली r प्लस एच है ना, तो इस स्मॉल r की जगह पे मैं अगर r प्लस एच रख देता हूं तो क्या बनने वाला है, देखिए स्मॉल r इक्वल्स टू r प्लस एच। अगर मैं यहां पे पुटअप करता हूं तो t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में r अंडर रूट ऑफ इसकी जगह पर r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में g। ठीक है, क्या हो जाएगा, r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में g। तो मतलब मेरे हिसाब से हम आ गए अपने फैक्टर पे t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन r अंडर रूट ऑफ r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में g। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये हुई हमारी टाइम पीरियड, ये हम इसको कह देते हैं भैया इक्वेशन नंबर सी। अच्छा, यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म नहीं करूंगा, मैं थोड़ी बहुत और आगे बढ़ता हूं। मैं कहता हूं कि अगर 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 यही सैटेलाइट कहां हो भाई, तो पृथ्वी की त्रिज्या के, या फिर मैं कहता हूं पृथ्वी की त्रिज्या के कंपैरिजन में ये हाइट बहुत कम हो, यानी पृथ्वी के नजदीक हो, तो ऐसा कहता हूं पृथ्वी तल के निकट परिभ्रमण करने वाले, परिक्रमण कह देता हूं, परिक्रमण करने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल, यहां पर टी निकालना है मुझे। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये r प्लस एच जो है ना, ये इक्विवेलेंट हो जाए r के, मतलब हाइट जो है वो नगण्य हो जाए, हाइट जो है वो निग्लिजिबल हो जाए, तो ये होने वाला है। तो हाइट निग्लिजिबल कर देते हैं, क्या बनेगा ये फॉर्म, t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन r अंडर रूट ऑफ, ये r प्लस एच, एच तो खत्म हो गया, यानी ये r क्यूब हो गया, r क्यूब अपॉन में g। अगर इस r को अंदर ले चलूं, ये r क्यूब अपॉन g, इस r को अंदर ले चलो तो ये r स्क्वायर बन जाएगा, तो यहां से इसको ले चलता हूं अंदर, चलो तो ये हो गया r स्क्वायर, ये r स्क्वायर से पूरा कैंसिल होगा, तो t इक्वल्स टू बचेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ r अपॉन g, 2 पाई अंडर रूट ऑफ r अपॉन g। अगर मैं इसकी टाइमिंग निकालना चाहूं तो मैं इसकी टाइमिंग निकाल भी सकता हूं, कैसे भाई, मैं इसको अगले लाइन में ले लेता हूं। ये पृथ्वी के निकट हो गया, जहां पर मुझे दिख रहा r और g, तो पृथ्वी के त्रिज्या और ये g के मान को रख लेते हैं। मैं कहता हूं कि पृथ्वी तल के नजदीक है ना, घूमते हुए या फिर परिक्रमा करने वाले उपग्रह कहिए, पिंड कहिए, उपग्रह का परिक्रमण काल, ठीक है, टाइम पीरियड कितना होगा, तो t इक्वल्स टू हमने अभी निकाला 2 पाई अंडर रूट ऑफ r अपॉन g। r की वैल्यू मैंने कही कि भैया ये 64,000 किलोमीटर है, और g की वैल्यू मुझे पता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब अगर इन दोनों वैल्यूज को उठा करके रख दूं तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, इसको किलोमीटर वाले टर्म को रख लेता हूं मैं, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 9.8,
तो फाइनली ये वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई? तो ये फाइनली वैल्यू बन गई हमारी 5074 सेकंड। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 5074 सेकंड। यानी पृथ्वी तल के नजदीक जो परिक्रमा करते हैं उनको 5074 सेकंड, ठीक है, इतने देर में एक बार रोटेशन कंप्लीट कर लेंगे। अगर इसको 60 से डिवाइड कर देता हूं इसको, है ना, तो ये तकरीबन 84.4 मिनट के आसपास आना चाहिए, ठीक है ना। यानी 84.4 मिनट में ये पृथ्वी के करीब से अगर गुजरे तो एक रोटेशन कंप्लीट कर लेंगे। मात्र 84.4 मिनट में एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी इनकी। तो परिक्रमण काल हमें समझ में आया कि पृथ्वी तल के नजदीक होंगे तो कितना होगा, और पृथ्वी तल से किसी सर्टेन हाइट पर होंगे तो ये रही फॉर्म, ठीक। जहां पर फिर से मुझे समझ में आता है कि टाइम पीरियड में भी जो सैटेलाइट है, जो द्रव्यमान है जिसको घूमना है, उसके द्रव्यमान का कोई लेना देना नहीं है। सैटेलाइट के द्रव्यमान का कोई लेना देना नहीं है। हां, जिसके परितः घूमना है उसके द्रव्यमान का लेना देना है, क्योंकि ये देखिए ना, ये जीएम कहां गया? हां, ये रहा, जी में जीएम आता है, मतलब ये जो मास है किसका है? ये सैटेलाइट का नहीं है, ये ग्रह का है। तो ग्रह के मास, ग्रह के रेडियस और कितने हाइट पर उसको छोड़ा जा रहा है इसी पर निर्भर करता है। बाकी और किसी फैक्टर पर टाइम पीरियड भी निर्भर नहीं करता। तो आते हैं जरा हम इसके भी निष्कर्ष पे। तो क्या है इसका निष्कर्ष? पहला पॉइंट, उपग्रह का परिक्रमण काल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। दिख तो रहा है, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या है भाई पार्ट? तो R प्लस एच का होल क्यूब, R प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में जी। तो यहां पर दिख गया कि भैया द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा, मतलब स्मॉल m पर निर्भरता नहीं है, ठीक। उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी तल से उस उपग्रह की ऊंचाई पर निर्भर करता है। पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ परिक्रमण काल का मान बढ़ते जाता है। मतलब टाइम जैसे जैसे, टाइम को अगर देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ R प्लस एच के होल क्यूब के। यानी अगर हाइट बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, और हाइट को कम करेंगे तो टाइम पीरियड भी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अभी हमने देखा था कि हाइट के साथ में, हाइट अगर बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी जो थी वो कम हो रही थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। और अगर हाइट कम करते हैं तो वेलोसिटी जो थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी थी, वो बढ़ती जा रही है। यानी पृथ्वी तल के नजदीक से घूमना होगा तो जल्दी जल्दी घूमेंगे ना, जल्दी जल्दी घूमेंगे तो टाइम कम लगेगा। और अगर हाइट बढ़ा दिया, ऊंचाई पे चले गए तो धीरे धीरे गमन करने वाले हैं, मतलब टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले निष्कर्ष पे आते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। उपग्रह का परिक्रमण काल ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है ना। ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या साफ सुथरा दिख रहा भैया, ये जो स्मॉल जी है ये अल्टीमेटली GM अपॉन R स्क्वायर ही है। तो मतलब ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की जो त्रिज्या होगी उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उपग्रह के खुद के द्रव्यमान और उसके त्रिज्या से कोई लेन देन नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और हम जरा इसको सॉल्व करते हैं कि पृथ्वी तल से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय वेग एवं परिक्रमण काल की गणना करना है। मतलब V0 भी कैलकुलेट करना है और T भी कैलकुलेट करना है। पृथ्वी तल से जो हाइट है उसकी वैल्यू आ गई है 2000 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी तल की जो पृथ्वी की बेसिकली त्रिज्या जो है वो गिवन है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो इसको भी रख ही लेते हैं ना, 2 किलोमीटर है, 3 जीरो और आने वाले नहीं, 6 जीरो, 2 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, चलिए तथा गुरुत्वीय त्वरण 10, अच्छा जी की वैल्यू थोड़ी सी आसान कर दी इन्होंने, कह दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए। तो देखिए एक एक करके हम दोनों का फॉर्म लिखें। तो T इक्वल्स टू हमने अभी देखा क्या होता भाई, 2 पाई अंडर रूट ऑफ R प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में जी। और V0 की वैल्यू जो निकल के आई है वो है भाई R अंडर रूट ऑफ G अपॉन R प्लस एच। ठीक है, अब अगर इन दोनों फॉर्मूलों पर उठाकर के वैल्यूज रख दें तो हमें इसके फाइनल रिजल्ट मिल जाएंगे। यहां पर रखता हूं मैं सबसे पहले, तो मैं कहता हूं 2 पाई अंडर रूट ऑफ
आर की जगह पे आपको रखना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, है ना, प्लस एच प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, का होल क्यूब। तो आर प्लस एच का होल क्यूब। अच्छा, ये अंडर रूट छोटा रह गया, इसको बड़ा करते हैं। अपॉन में जी की वैल्यू 10 रखनी है। इसी प्रकार इसकी भी वैल्यू रखूं, है ना, इसको अगर अपन सॉल्व कर लेंगे, इसकी भी वैल्यू मैं रख रहा हूं, तब तक आप सॉल्व कर दीजिए इसकी वैल्यू, है ना, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 अंडर रूट ऑफ जी की वैल्यू 10 रखनी है, आर प्लस एच मतलब 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 6। अगर मैं इसको देखूं तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, इसको ब्लॉक भी कर दूं, है ना, ये ऊपर अलग है, अंडर रूट ऑफ 10 अपॉन, इसको अगर करेंगे 6.4 प्लस 2, वो 10 टू द पावर 6 तो सेम है, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी ये 8.4 इंटू 10 टू द पावर 6 है। एक 10 टू द पावर 6 को कंपनसेट कर भी देंगे तो ये अल्टीमेटली बन गया 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, है ना, इंटू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 8.4 इंटू 10 टू द पावर 6। फाइनली अगर इसको आंसर करते हैं तो यहां पर इसका फाइनल रिजल्टेंट मुझे देखने को मिल जाएगा 6.98 इंटू 10 टू द पावर 6.98 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं ये पूरे रिजल्ट को, तो 6.98 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ जाएगी, और इसको करेंगे तो 2.10 आवर्स, ठीक है, 2.10 आवर्स, 2 घंटे 10 मिनट अगर आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे इसका तो निकल के आने वाले। एंड टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लिया आपने, और हमने इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली कि भैया कितने के वेग से कितना इसका कक्षीय चाल होगा और कितना इसमें लगने वाला है टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई कि पलायन वेग और जो हमारी कक्षीय चाल है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है और एस्केप वेलोसिटी जो है, इन दोनों के बीच में अल्टीमेटली क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं VE और VO को, ठीक है, ये क्या है, ये VO है और VE को, तो एस्केप वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ 2GR। क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2GR। ये क्या है, पलायन वेग, ये हमारा पलायन वेग। जबकि अगर हम बात करते हैं हमारे ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग की, तो VO होता है अंडर रूट ऑफ GR। ये कौन है भैया, तो ये है हमारा कक्षीय वेग। दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, अंडर रूट ऑफ GR की जगह पर लिख सकता हूं क्या, देखिए इसको ले आओ इधर, VE इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ GR, चलेगा, मंजूर है। ये दोनों को अलग अलग कर दिया, ये GR की जगह VO लिख सकता हूं, तो VE इक्वल्स टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ VO। मतलब ये जो है पलायन वेग, ये कौन है, पलायन वेग बराबर होता है अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ कक्षीय वेग। कक्षीय वेग कहिए, कक्षीय चाल कहिए, इन दोनों में अगर देखें तो ये पलायन वेग बराबर है अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ कक्षीय वेग के, ठीक है। तो यही दिख रहा है यहां पर कि पृथ्वी तल के समीप, ये दोनों ही रिलेशन से पृथ्वी तल के समीप है ना, यहां पर भी पृथ्वी तल के समीप है। एस्केप वेलोसिटी के लिए अगर बात करते हैं तो कि भाई एस्केप वेलोसिटी तो ऑब्वियसली हम पृथ्वी तल से ही फायर करने वाले हैं उसके लिए, और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये पृथ्वी तल के समीप की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी तल के समीप परिक्रमा कर रहा है किसी उपग्रह के वेग को सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, पृथ्वी तल के समीप में ऑलरेडी वो घूम ही रहा है, ठीक है ना। अगर वो पृथ्वी तल के समीप घूम रहा है जिस कक्षीय वेग से, उसको अगर हमने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा दो, कितना, तो अंडर रूट 2 टाइम्स, सिर्फ रूट 2 टाइम्स, है ना, 1.41 गुना और कर दूं, यानी 1.5 गुना कह लेता हूं मैं इसको, आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 गुना कर दो, और
तो वो क्या करेगा, वो सैटेलाइट भैया हमारे पृथ्वी के कक्षीय चाल को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए हमारे गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, यानी पलायन कर जाएगा। तो क्या दिख रहा है कि 2.5 गुना मतलब √2 बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपने कक्ष को छोड़ करके बाह्य अंतरिक्ष में चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है ना, मतलब समझ में आ गई होगी कि अगर जो पृथ्वी के बहुत नजदीक चल रहा है, सबसे करीब जहां पर हाइट को निग्लिजिबल हम कंसीडर कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी को सिर्फ और सिर्फ √2 बढ़ा दीजिए, 1.5 गुना करीब करीब आप बढ़ा दीजिए, वो भाग जाएगा, वो अब दोबारा वापस आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी देख लिया कि पलायन वेग और कक्षीय चाल में क्या संबंध होने वाले। ठीक है, चलिए, तो कुछ इस प्रकार से जो हमने अपने लिए टारगेट बनाए थे भाई सेशन के स्टार्ट में कि हम सीखने वाले हैं उपग्रहों की कक्षीय चाल, उसका परिक्रमण काल, और उसके साथ साथ में परिक्रमण काल के साथ में हमने जो कक्षीय चाल और हमारा पलायन वेग है या पलायन चाल कह लीजिए, इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करने वाले थे। हमने कर लिया, हमने सीख लिया, समझ लिया, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए इस पे, एंड फर्दर इसी तरीके के और सारे क्वेश्चंस, इन सभी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस अलग से एक न्यूमेरिकल की सीरीज में आपको मिलने वाली है। और मैग्नेट ब्रेन्स तो हमेशा हमेशा से कमिटेड है भाई आपको एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड ये पूरे ही कोर्स कंटेंट आपको मिल जाते हैं एनसीईआरटी वेस्ट, मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आप सभी के स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी को फॉलो की जाती है, मतलब ये पूरा कोर्स कंटेंट आप भी एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं आप अपने लिए बुक्स एंड ई बुक्स जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए डिजाइन की गई है और अब हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप हमसे जुड़े हुए हमारे YouTube चैनल पे, इस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।